हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे कल, और आज अभी हम बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चन की। ठीक है, बताते रहिएगा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई डाउट अगर रह रहा है तो आप मुझे डाउट पूछ लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही रखे 9602118772, उस पर पूछते रहिएगा। डाउट पूछने में कोई ज़्यादा शर्म करने की ज़रूरत है नहीं, जैसे ही डाउट आए पूछ लीजिएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 1, ABC लिमिटेड इज इवेल्यूटिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी विद डेप्रिशिएबल बेस ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपये में मशीन खरीदने वाले। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ जो है 4 ईयर। चार्ज अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो है 45,000 इन ईयर 1, 30,000 इन ईयर 2, 25,000 इन ईयर 3 एंड 35,000 इन ईयर 4। एज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मतलब कि 1 लाख 4 साल मतलब 25,000 एंड 20% टैक्स रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिलेवेंट कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, उसमें से पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे। 45,000 दे रखा है, डेप्रिसिएशन ये लेस किया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, और इसमें क्या कर देंगे? टैक्स लेस किया तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसमें वापस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन है जो ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रिलेवेंट कैश फ्लो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन 1 था, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख एंड इट यील्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन विच वुड एज फॉलो। प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और टैक्स हटाने के बाद में प्रॉफिट कितना बचता है वो दे रखा है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। क्या ये अपने काम का है? क्या ये अभी तक अपने काम का नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हो रखा है, वापस ऐड करना पड़ेगा। सपोज फर्दर दैट एट द एंड ऑफ द ईयर 5th ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर द 80,000। डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना? पहले साल का कितना हो गया? 50,000 प्लस सेकंड ईयर का 75,000, थर्ड ईयर का 1,25,000, फोर्थ ईयर का 130 और फिफ्थ ईयर का 80,000। 4,60,000 का प्रॉफिट हुआ कितने सालों में? 5 सालों में। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 5 कितना? 92,000। ठीक है, ये तो हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब ARR जो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख। इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये भी ARR कैलकुलेट किया जा सकता है। और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह एवरेज इन्वेस्टमेंट करते हैं। कौन सा सही है? दोनों ही सही। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? ओपनिंग कितना है? 10 लाख है, और लास्ट में वापस रियलाइज कितना हो रहा है? 80,000। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 10 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2, 5,40,000। ठीक है, 5,40,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 92,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000। ठीक है, 92,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000। तो ये कितना आ गया? 17% लगभग आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट देखोगे। समझ पा रहे हो बात? आप क्या देखोगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट देखोगे। और अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए क्या होगा? डेप्रिसिएशन और टैक्स लेस हो जाएगा, उसके बाद में और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वापस डेप्रिसिएशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो अकाउंट में प्रॉफिट होता है उसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएंगे, 1-2 क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये डाउट होगा कि सर उनके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो लेस करते हैं, और किसी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो लेस नहीं करते। उसका कारण क्या है? अगर डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है तब तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसका पोर्शन जो वो लेस हो चुका है। समझ पा रहे बात? जितनी कॉस्ट लगी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, वो डेप्रिसिएशन के रूप में हर साल के प्रॉफिट से कम हो चुकी है। अगर
इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेस नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो लेस करेंगे। अभी आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी बातें, ये वाली बात, लेकिन जैसे एक और आएगा आगे क्वेश्चन नहीं आर का, मैं वहाँ पर आपको और अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर 1 इज 55,000, फॉर द ईयर 2 इज 80,000 एंड फॉर द ईयर 3 इज 15,000। फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो देखो 1 लाख है, 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखिएगा 2 कैलकुलेट हो सकते हैं, या तो आपके पास ओरिजिनल वाला हो तो उसके अंदर के आता है, मतलब जिसके अंदर के लिखा आता है, आप पता कर लीजिएगा। 2 बार डिवाइड का बटन प्रेस कीजिए, अगर ऊपर के लिखा आ रहा है तो ये एक तरीके का कैलकुलेटर है, और 2 बार डिवाइड प्रेस करने के बाद अगर के नहीं आता तो सेकंड टाइप का है। अगर के टाइप वाला है जिसमें के लिखा आ रहा है तो उस केस के अंदर क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए क्या करना होता है, अपने को डिवाइड करना होता है 1.1 से। अगर 10% है तो 1.1, और अगर 15% होता है तो 1.15। ठीक है, 10% है तो 1.1 से डिवाइड करना है, तो 1.1 को 2 बार 1.1 को लिख के 2 बार डिवाइड का बटन प्रेस कर दोगे तो ऊपर के लिखा जाएगा 1.1 का। ठीक है, पहले साल का है तो 55,000 है, पहले साल का तो 55,000 लिखा और सीधा इक्वल टू प्रेस किया, तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 50,000। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर का 80,000 है, कुछ भी नहीं करोगे, सीधा 80,000 लिखोगे और 1 2, तो ये कितना आ गया 660, ये 115 और थोड़ा फ्रैक्शन की वजह से चेंज आ रहा है। और फिर सीधा क्या करोगे 15,000 1 2 और 3, ये कितना आ जाएगा 11,269। ठीक है, और इन सब की टोटल करनी है तीनों की, तो ये GT प्रेस कर दीजिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल आ जाएगी 226 आ रहा है 145, ये फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है, माइनस क्या कर दोगे 1 लाख, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए एक बार वापस, अगर आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है, के वाला कैलकुलेटर, तो उसके अंदर 1.1 लिखा, 2 बार इक्वल टू प्रेस किया, 55,000 इक्वल टू ये पहले वाले की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, फिर सीधा 80,000, फिर 1 2 बार ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 66,080। ठीक है, और थर्ड वाले की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 15,000, 1 2 और 3, तो ये आ गई 11 269 और 265, ये सब फ्रैक्शन की वजह से। अब यहाँ पर GT करोगे तो GT काम नहीं करेगा, सॉरी GT वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि GT ने तो जब इक्वल प्रेस किया सारों के टोटल की। ठीक है, तो जिनके पास के वाला कैलकुलेटर वो किस तरीके से शॉर्टकट कर सकते हैं, 1.1 लिख के 2 बार कर दिया, ये हो गया, ऊपर के लिखा आ गया। ठीक है, 55,000 और सीधा जो आएगा, अगर एक बार इक्वल टू करना है तो सीधा क्या करो M प्लस कर दो, और 80,000। अब यहाँ पर 2 इक्वल टू करना है तो एक इक्वल टू करो और दूसरा सीधा क्या कर दो M प्लस कर दो, और फिर 15,000 3 बार इक्वल टू करना है तो 2 बार इक्वल टू करो और तीसरा M प्लस कर दो, और ये MRC करोगे तो 127,385। ठीक है, जिसमें से 1 लाख माइनस करोगे 27,380। सर दूसरे वाले कैलकुलेटर हो तो उसके अंदर कैसे किए जाएंगे, दूसरे वाले कैलकुलेटर के अंदर क्या किया जाता है, अगर मल्टीप्लाई के बटन से पहले कोई प्रेस करता है तो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड के बटन के बाद में अगर कोई प्रेस करता है तो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है। मतलब कैसे, जैसे आपको क्या करना होगा वहाँ पर 55,000, एक्चुअल में इस कैलकुलेटर पर काम नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, 55,000 डिवाइड 1.1, ठीक है, और इक्वल टू इतना करके छोड़ दीजिएगा। फिर सीधा क्या कर दीजिएगा 80,000 डिवाइड 1.1 इक्वल टू 2 बार करना है। ठीक है, और उसको M प्लस डालते जाइएगा जिसको करना, और 15,000 फिर डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 करके फिर उसको भी M प्लस करके मेमोरी इक्वल इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं है कैलकुलेटर वाला समझ तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके लिए मैं एक अलग से आपकी क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसके अंदर दोनों कैलकुलेटर लेके आपको बता दूंगा। क्लियर है, तो ये इस तरीके से इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। Illustration 4th, ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposal for the purchase of equipment. The company uses the net present value technique to evaluate projects. ठीक है, the capital budget is limited to ₹5 lakh, which ABC Limited believes in the maximum capital it can raise. वो कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कितना है 5 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। The initial investment and projected cash flow for the each project are shown below, इस तरीके से दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी जो है वो 12% है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 12% से कैलकुलेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट NPV ऑफ
डिफरेंट प्रोजेक्ट ए बी सी और डी की अलग अलग की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो प्रोजेक्ट ए है तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लिख दीजिए, 12% है, ठीक है। तो 1.12 डिवाइड फिर कितना 1 इक्वल टू, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.893, फिर इक्वल टू करोगे 0.797, 0.712 कर दो, फिर 0.635 और 0.567, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जैसे कैश फ्लो इक्वल हो, ये इसमें ये इसमें सर में 50,000, तो आपको पता है कि भाई ये इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। और अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई एक अमाउंट कॉमन आता हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको बार ले सकते हो। तो ये 50,000 बार आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.635 प्लस 0.567, और इनको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो ये कितना आ गया आपका इनका टोटल 3.60 आ रहा है, शायद 3.60 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो ये इसकी आ गई वैल्यू 81, 180, 238 और आउटफ्लो है 2 लाख का, तो माइनस के 19,750 लगभग इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव एनपी। वैसा प्रोजेक्ट 2 के लिए क्या करोगे, इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इनके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे सारों की, और सारों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके एनपीवी कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब एनपीवी जो है पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, उनमें तो अपन कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, प्रोजेक्ट ए में कभी भी नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट डी में भी नहीं करेंगे, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव आ रही। प्रोजेक्ट बी और सी जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट चाहिए 1,90,000 और सी में इन्वेस्टमेंट चाहिए 2,50,000। क्या दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे पास 5 लाख रुपीज़ है, तो भी हमारे पास पैसा कुछ बचेगा। 190 प्लस 2,50,000 तो भी हमारे पास 440 होंगे, मतलब कि 60,000 अभी भी बचेंगे, 60,000 फिर भी बचेंगे। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एनपीवी जो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। और अगर वो नहीं आ रहा है तो आप एक बार बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने चैप्टर वो जो 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए वो ज़रूर से देख लीजिएगा, बाकी कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड आउटफ्लो, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो जो है 550, 75,000 और 1 करोड़ 20 लाख रेस्पेक्टिवली। सपोज फर्दर दैट द सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फॉर द प्रोजेक्टेड वर 6,50,000, 95,000 और 1 करोड़ 30,000 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिजायरेबिलिटी फैक्टर। क्या होता है डिजायरेबिलिटी फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 6,50,000 डिवाइडेड बाय 550, 95 डिवाइडेड बाय 75 और 1 करोड़ 30 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, ये हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है डिजायरेबिलिटी फैक्टर के अंदर, जिसका डिजायरेबिलिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा आता है उसको हम अप्रूव करते हैं, और जिसका 1 से कम आता है उसको मना कर देते हैं। Illustration 6, A Limited is evaluating a project involving an outflow of 10 lakh resulting in an annual cash inflow of 2,50,000 for 6 years. Assuming salvage value of the project is 0, determine the IRR of the project. अब देखो, आपको IRR नाम लेते से ही आपको पता चलना चाहिए IRR का मतलब क्या है। वो रेट जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू क्या हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो किसके बराबर हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो आपको पता है कि कितना है, 10 लाख है, प्रोजेक्ट कितने का, 10 लाख का। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किस रेट से निकालें कि वो 10 लाख आ जाए। तो जैसे 10 लाख आ जाएगा वो हम क्या कर देंगे, उसको हम हमारी बुक के अंदर क्या मान, उसको हम हमारी क्या मान लेंगे, IRR मान लें। तो देखो क्या करोगे, पहले अब यहाँ पर ट्रायल एंड एरर करना होगा। पहले सपोज हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू एट 10% कैलकुलेट किया। तो 10% से कैसे करेंगे, अगर के वाला कैलकुलेट है तो 1.1 डिवाइड 2 बार प्रेस किया 2,50,000, 1 2 3 4 5 6 बार GT प्रेस किया, और ये
एम प्लस दबा सॉरी GT प्रेस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 108 10 88 815, मतलब रेट है जो हमें क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो चलो 12% के हिसाब से कर लेते हैं। तो 12% के हिसाब से करेंगे तो 1.12 दो बार डिवाइड वाला किया के हो गया, ठीक है। और फिर 2,50,000 1 2 3 4 5 और 6 GT। तो ये यहाँ पर भी आ रही है 1027851। एक तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऐसी कैलकुलेट करनी है जो एक तो 10 लाख से ज़्यादा और एक जो है उससे कम हो। तो प्रेजेंट वैल्यू 12% से भी नहीं बन रही, तो हम 14% कर लेते हैं। चलो 14% से करते हैं तो 1 अब जिसके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है के वाला, वो किस तरीके से करेंगे, वो लिखिए 2,50,000, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस कीजिए, फिर 1.14 लिखिए, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू 6 बार हो गया, फिर GT वाला बटन प्रेस कीजिए। एक 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितनी आ रही है 14 के हिसाब से 972,167, ठीक है। अब यहाँ पर NPV कैलकुलेट कीजिए और यहाँ NPV कैलकुलेट कीजिए। एक तो पॉजिटिव NPV वाला चाहिए और एक नेगेटिव NPV वाला चाहिए। पॉजिटिव यहाँ तो कितना 27,000 10 लाख 27,885 में से 10 लाख हटाओगे तो 27,885 आ जाएंगे, और यहाँ आ जाएंगे आपके 9,72,167 माइनस 10 लाख। तो ये हो गए आपके माइनस के 27,833, ठीक है। फिर वो इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट 27,851 और NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट मल्टीप्लाई बाय रेट डिफरेंस, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 प्लस 27,851 डिवाइडेड बाय, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 27,833 प्लस 27,851, तो ये हो गए 55,684 इंटू 2। तो ये हो गया 27,851 डिवाइडेड बाय 55,684 इंटू 2, तो ये हो गए 1 आ रहा है, ठीक है। तो 12 प्लस 1 मतलब कि 13%, ये 12.98 और 13 ऐसा फ्रैक्शन में चेंज आएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो बात? तो इस तरीके से करना पड़ेगा। एक IRR जब हो तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बाकी वालों में तो कैलकुलेशन कम ही होती है। कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000 विच यील्ड द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। उससे ये कैश इनफ्लो हो रहे हैं 30,000 40,000 60,000 30,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो मैं जो के वाला बटन है उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए एट 10%। 10% के हिसाब से करेंगे तो 1.1 लिख दिया, ठीक है। और फिर 2 बार डिवाइड, ठीक है, और फिर 30,000। अगर एक बार ही करना है तो सीधा M प्लस कर दोगे, M प्लस, ठीक है। 40,000 2 बार डिवाइड करना है तो एक बार डिवाइड और दूसरे बार M प्लस। फिर 60,000 3 बार डिवाइड करना है तो 1 2 और तीसरी बार M प्लस। 30,000 तो 4 बार करना है तो 3 बार तो इक्वल टू 1 2 3 और चौथी बार M प्लस। और 20,000 5 बार करना है 20,000 1 2 3 4 और 5 बार M प्लस। तो मेमोरी रिकॉल ये कितना आ गया, इनकी टोटल कितनी आ जाएगी 138,318, मतलब कि NPV कितनी आ जाएगी 136 से कितना ज़्यादा होगा 2,318, ठीक है। तो NPV अभी नेगेटिव करनी है तो रेट और बढ़ा देते हैं, 12% ले लेते हैं। तो 12% से कैसे करोगे 1.12, ये 2 बार डिवाइड वाला बटन प्रेस किया 30,000, एक बार ही करना है तो सीधा M प्लस, ठीक है। 40,000 2 बार करना है तो एक बार इक्वल टू फिर M प्लस। 60,000 1 2 M प्लस। 30,000 1 2 3 M प्लस। 20,000 1 2 3 4 M प्लस। मेमोरी रिकॉल कितना आ रहा है
131,794, ठीक है। तो एनपीवी कितना आ जाएगा, -1,36,000, तो कितना आ गया, माइनस का 4205। सर ये कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, दूसरा वाला कैलकुलेटर, तो कैसे करें, 10% वाले में लिखे 30,000 डिवाइड 1.1 m प्लस 40,000 डिवाइड 1.1 इक्वल टू m प्लस 60,000 डिवाइड 1.1 इक्वल टू m प्लस 30,000 डिवाइड 1.1 इक्वल टू m प्लस 20,000 डिवाइड 1.1 इक्वल टू m प्लस, और अब MRC कर दीजिए। तो ये 10% के हिसाब से आ जाएगा, वैसा 12% के हिसाब से भी करना है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला लगा के फिर इंटरपोलेशन वाले के हिसाब से आपको IRR कैलकुलेट हो जाएगी, क्लियर। इलस्ट्रेशन 8, ए कंपनी proposes to install machine involving a capital cost of 3,60,000 rupees. Life of the machine is 5 years and its salvage value at the end of the life is nil. The machine will produce the net operating income after depreciation of 68,000 per annum. The company's tax rate is 45%. आफ्टर डेप्रिसिएशन है तो पहले तो क्या कर दो, टैक्स हटा दो, फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दो। 3,60,000 अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को SLM से ही मानोगे। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5। डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना हो जाएगा, 72,000। तो पहले तो कैश फ्लो कैलकुलेट कर दीजिए, 68,000 टैक्स किया 45% से, ये आ गया, और फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो ये कैश फ्लो आ गया, ठीक है। पर ईयर कैश फ्लो कितना, 1,09,400। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रपोजल। तो IRR के लिए अपने को क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होना चाहिए। लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ा ईजी कर दिया है कि भाई 14% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दे रखे हैं, 15% के हिसाब से दे रखे हैं, 16% के हिसाब से दे रखे हैं, और 17% इस तरीके से दे रखे हैं। तो अपना एक साल का कितना है, 1,09,400, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1,09,400, 1,09,400, ठीक है। तो ये हो गया 1,09,400 मल्टीप्लाई बाय 3.43, तो ये हो गया 3,75,242। अपने को कितना चाहिए, 360, तो रेट और बढ़ानी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू और कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1,09,400 मल्टीप्लाई बाय 3.35, सॉरी 3.35 मल्टीप्लाई बाय 1,09,400, ये हो गया 366,490। अपने को कितना चाहिए, 360, तो अभी रेट और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 1,09,400 मल्टीप्लाई बाय 3.27, 357,738। तो रेट जो है वो 15 और 16 के बीच में, समझ पा रहे हो। 15 पे एनपीवी कैलकुलेट कर दीजिए और 16 पे एनपीवी कैलकुलेट कर दीजिए। 15 पे अगर एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाता है, 360 लेस कर देंगे तो ये 6,490, और यहाँ पर 357,738 माइनस 3,60,000। तो एनपीवी कितना आ गया, एक सेकेंड ना, 3,57,738 माइनस 3,60,000, तो कितना आ गया ये, यहाँ पर माइनस का 2262, ठीक है। तो रेट जो है वो किसके बीच में, 15 और 16 के बीच में। तो फिर वही फार्मूला लग जाएगा, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, और वो इस तरीके से फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एनपीवी एट लोअर रेट, और ये इन दोनों को करके इस तरीके से कर दो, कर लोगे भाई, ठीक है। या इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9, an investment of 1,36,000 yield the following cash inflow, profit after depreciation
बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। अपने को यही चाहिए कि डेप्रिसिएशन लेस हुआ नहीं, टैक्स लेस हुआ। डिटरमाइन MIRR, कंसिडर 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो MIRR के लिए क्या करते हैं, सारे प्रोजेक्ट, सारे जो इनफ्लो उनको क्या करते हैं, एट द एंड भेजते हैं, और वो भी किसके हिसाब से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड पे है, तो इसको 5th ईयर के एंड पे भेजने के लिए अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलेगा तो हम री इन्वेस्ट कर देंगे, और वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से 4 साल का ब्याज मिलेगा, एक दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और पाँचवें साल का, क्योंकि पहले साल के तो लास्ट में मिला है। तो मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर 4, इस पे कितने का मिलेगा, 1.08 की पावर 3, इस पे कितना मिलेगा, 1.08 की पावर 2, इस पे कितने का मिलेगा, 4th ईयर के एंड पे जो मिलेगा उस पर 5वें साल का ब्याज मिलेगा, और 5th ईयर के एंड पे मिलेगा उसको 1 रुपये का भी ब्याज मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इनकी सारों की फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000, इसकी कितनी हो जाएगी 1.08, 30,000, 3,400 और 60,000 की हो जाएगी 1-2 बार, तो ये हो जाएगा 69,984 और 40,000, 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल। ठीक है, तो कितना हो गया 50,388 और 30,000, 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल, तो 40,814। तो ये इनके टोटल हो गए 40,814 प्लस 50,388 प्लस 69,984 प्लस 3,400 प्लस 20,000। ये हो गई इन सब की फ्यूचर वैल्यू, कितनी होगी 21,3,584। ठीक है, अब क्या करोगे, MIRR अब कैलकुलेट करोगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R टू द पावर T। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 2,13,584। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, शुरू में कितना लगाया 1,36,000। 1 प्लस रेट है जो कैलकुलेट करनी है, और टाइम कितना 5। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में 136, ये इधर जाते से क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2,13,584 डिवाइडेड बाई 1,36,000, तो ये हो जाएगा 1.57 इज इक्वल टू 1 प्लस R टू द पावर 5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो सॉल्व करने वाली दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस R, इधर ये क्या है पावर 5/1 इज इक्वल टू 1.57 है। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 1 प्लस R इज इक्वल टू 1.57 की पावर 1/5 लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो, जब इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जिसको कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, 5 √5 1.57। तो उस केस के अंदर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अब समझिएगा। अब ये क्या क्यों होता है, ऐसा किस तरीके से होता है, ये मत पूछिएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेटर में क्या करना होगा, प्रोसेस लिख दीजिएगा। सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर है उसको लिख दीजिएगा 1.57। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख दिया 1.57, फिर 12 टाइम, फिर क्या करना है 12 टाइम अंडर रूट को प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसमें से क्या करना है -1 करना है, ये कर दिया उसमें से -1। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है डिवाइड, जो वहाँ पर पावर है, पावर कितनी है यहाँ पर 5 है, पावर कितनी 5, ये पावर। ठीक है, डिवाइड 5। ठीक है, फिर क्या करना है +1 करना है, वापस +1। ठीक है, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू, दोनों को प्रेस करना, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.0944। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस R इज इक्वल टू
1.0944, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.0944 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0944, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है 9.44%। तो ये क्या आ जाएगी MIRR आपकी 9.44%, 9% ये फ्रैक्शन में चेंज आ सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो बात यहाँ तक की, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 पे आ जाइए। सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी आर अंडर कंसिडरेशन। द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट आर एज फॉलो। प्रोजेक्ट ए में 1 लाख, प्रोजेक्ट बी में शुरुआत के अंदर जा रहे हैं 3 लाख, ठीक है। फिर 50,000, 60,000, 40,000 और इसमें 140, 190 और 1 लाख। एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 10%, आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर NPV मेथड एंड IRR मेथड। तो दोनों के NPV कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों के IRR। अब मैं और NPV और IRR कैलकुलेट करना आपको नहीं बताऊंगा, आप आराम से कर सकते हैं। इसकी NPV आ गई 25050 और इसकी NPV आ गई 59300। तो NPV के हिसाब से प्रोजेक्ट कौन सा सेलेक्ट होगा, प्रोजेक्ट बी। और दोनों की IRR कैलकुलेट वही ट्रायल एंड एरर के हिसाब से, और फिर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा के। और IRR किसकी ज़्यादा आ रही है, प्रोजेक्ट ए की ज़्यादा आ रही है। तो IRR के हिसाब से तो प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट हो रहा है और NPV के हिसाब से प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो ये जो है हम ये पढ़ रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस आने का कारण क्या, डिफरेंट कंक्लूजन इन फॉलोइंग सिचुएशन, कब कब इनके अंदर आ सकता है। तो स्केल और साइज डिस्पैरिटी। बीइंग IRR इज रिलेटिव मेजर मतलब कि वो एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं देगा, वो परसेंटेज ग्रुप में देगा, ठीक है। एंड NPV इज एब्सोल्यूट मेजर इन केस ऑफ डिस्पेरेबिलिटी इन स्केल और साइज बोथ मे गिवन कॉन्ट्राडिक्टरी रैंकिंग। वो कह रहा है क्योंकि ये तो रिलेटिव मेजर है, रिलेटिव मतलब परसेंटेज के अंदर। अब तो 100 का परसेंटेज 10, 100 का 10% 10 होता है, ठीक है, और 1000 का 10% 100 होता है, और 1 लाख का 10% 10,000 होता है। तो ये जो है परसेंट जो है वो परसेंट अमाउंट के अंदर अलग अलग हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो NPV क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट दे रहा है और वो रिलेटिव टर्म में दे रहा है, इस वजह से इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट आ सकता है। उसके लिए उन्होंने एक सिचुएशन बताई जिसके अंदर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। हमें किसको पसंद करना है, हमें NPV को पसंद करना है। सिनेरियो 2, टाइम डिस्पैरिटी इन कैश फ्लो। टाइम डिस्पैरिटी इन कैश फ्लो मतलब कि अलग अलग टाइम हो सकता है। अगर पैसा शुरुआत में ज़्यादा आएगा तो उस केस में NPV क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और पैसा अगर लेट आएगा तो उस केस के अंदर NPV कम होगी, ठीक है। अब उनकी टाइमिंग की वजह से भी NPV और IRR के अंदर चेंज आ सकता है। उसका मेन कारण क्या है कि अगर IRR के अंदर शुरुआत में पैसा आया तो IRR तो क्या मानेगी कि वो वापस क्या होगा, री इन्वेस्ट होगा और उसी रेट पे होगा जिस पे हमारा प्रोजेक्ट की जो IRR है उसके हिसाब से, ठीक है। उस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक। और NPV में ऐसी कोई एजम्पशन है नहीं, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए उन्होंने इलस्ट्रेशन 11 दिया, 2 प्रोजेक्ट दिए वैसे ही, ठीक है। 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट दे रखा और 1, 2, 3 के अंदर दिया है, ये अलग अलग उन्होंने दिया है, ठीक है। तो देखो पहले इन्वेस्टमेंट में शुरुआत के अंदर 2 लाख, 1 लाख और 50,000, और इसमें शुरुआत में 50,000 फिर 1 लाख और फिर 3 लाख, जस्ट ऑपोजिट है। तो NPV किसकी आ रही है ज़्यादा, प्रोजेक्ट बी की, और IRR किसकी ज़्यादा आ रही है, IRR दोनों कैलकुलेट करते हैं तो IRR जो है वो ए की ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ देखो प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट हो रहा है NPV के हिसाब से और IRR के हिसाब से 24.87 ए सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ये कारण हो सकता है कि इस वजह से चेंज हो। और थर्ड है डिस्पैरिटी इन लाइफ ऑफ पर्पज। कॉन्फ्लिक्ट इन रैंकिंग में भी अराइज इफ वी आर कंपेयरिंग टू प्रोजेक्ट हैविंग अनइक्वल लाइफ। एक 2 साल का प्रोजेक्ट है या 3 साल का, और एक 5 साल या 6 साल का ऐसा प्रोजेक्ट है, दोनों की लाइफ अगर अलग अलग है तो उस केस के अंदर भी आपके जो NPV और IRR के अंदर डिफरेंस आ सकता है। कारण क्योंकि उसमें री इन्वेस्टमेंट वाली वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए 5 लाख और 750 और प्रोजेक्ट बी इस तरीके से दे रखा है। एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो NPV वगैरह आपको कैलकुलेट करनी है। तो NPV कैलकुलेट कर लोगे आराम से, ये 5 लाख 750, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख की, तो आज के टाइम में ये और 750 की ये प्रेजेंट वैल्यू, तो ये NPV आ गई। सेकंड वाले की भी इसी तरीके से NPV कैलकुलेट करो। तो NPV के हिसाब से तो प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट हो रहा है और IRR के हिसाब से हो सकता है कि प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट हो। IRR के हिसाब से प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट हो रहा है, NPV के हिसाब से प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट हो रहा है। हमें किसको देखना है, NPV को देखना है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट टर्म के अंदर बताता है। इलस्ट्रेशन 3 पे आइए।
sorry, Shiva Limited is planning its capital investment program for next year. It has 5 projects, all of which have given positive NPV at the company's cutoff rate 15%, and the investment outflow and present value being as follows. इस तरीके से दे रखी है. प्रोजेक्ट ए में 50 का आउटफ्लो है और एनपीवी 15.4 है, बी में 40, सी में 25, डी में 30, ई में 35. ठीक है, और इस तरीके से इनकी एनपीवी दे रखी है. कंपनी लिमिटेड इज कैपिटल स्पेंडिंग फॉर 1,20,000, लेकिन कंपनी के पास पैसा कितना है? 1,20,000, उससे ज़्यादा है नहीं. यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द रिटर्न फ्रॉम द पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट. द प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डिविजिबल. वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट और डिविजिबल है, मतलब कि चाहो तो आप पूरा करो, चाहो तो 100% करो. जब डिविजिबल हो तो उस केस में हम क्या कर देते हैं? रैंक दे देते हैं. तो रैंक कैसे देते हैं? पहला है जो 15.4 कमा के देता है 50 पे, तो कितना परसेंट रिटर्न है टोटल इसका? 30.8%. दूसरा 18.7 कमा के देता है 40 पे, तो कितना परसेंट है? 46.75% है. थर्ड जो है वो 10.1 रिटर्न देता है 25 पे, तो कितना है? 40.4% है. तीसरा चौथा 11.2 का रिटर्न देता है 30 पे, तो कितना? 37.33. और फिर 19.3 का रिटर्न देता है 35 पे, तो ये 55% रिटर्न देता है. तो इसकी हो गई फर्स्ट रैंक, इसकी हो गई सेकंड रैंक, इसकी हो गई थर्ड रैंक, इसकी हो गई फोर्थ रैंक, इसकी हो गई फिफ्थ रैंक. तो 1,20,000 रुपये लेके चलो. सबसे पहले ई में इन्वेस्ट किया, ई में इन्वेस्ट किया तो कितना? 35,000 चले गए. तो ये लो 1,20,000 थे, लेके गए थे, 35,000 गए. कितने बचे यहाँ पर? 85,000. दूसरा रैंक किसका है? बी के पास चलो, 40,000 वहाँ इन्वेस्ट किया. ठीक है, तो कितने बचे? 45,000 जेब में पड़े अभी भी. फिर थर्ड के पास गए, सी के पास. सी ने कितना? 25,000 है, तो इसने 25,000 सी में इन्वेस्ट कर दिए, तो अभी कितने बचे अभी हमारे पास? 20,000. ठीक है. फोर्थ जो है वो क्या है? फोर्थ रैंक है डी की. डी में इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 30,000, लेकिन अपने पास पैसा कितना? 20,000. तो 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन 30,000 में से, मतलब हम कितना इन्वेस्ट करेंगे? 2/3. मतलब हम इन्वेस्ट कैसा करेंगे? बी प्लस सी प्लस ई प्लस 2/3 डी. समझ पा रहे हो? बी में पूरा, सी में पूरा, ई में पूरा और डी में 2/3. अब अगर वो कहता है कि प्रोजेक्ट नॉन डिविजिबल होते हैं, अगर प्रोजेक्ट नॉन डिविजिबल होते हैं तो उस केस में क्या करते हैं? हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं. कॉम्बिनेशन कैसा? देखो, पहला कॉम्बिनेशन ए 50 ए के साथ बी को भी ले सकते थे, 50 और 40 90 और अभी भी एक 20 में से और पढ़े हैं तो ए बी और सी को भी ले सकते थे. हम क्या कर सकते हैं? ए बी और डी को भी ले सकते हैं, उसमें भी एक 20 होंगे, 50 40 90 और 30 120. ठीक है. ए बी और ई को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि 50 40 और 35 एक 25 हो रहे हैं. ठीक है. फिर चलते हैं, बी प्लस सी प्लस डी कर सकते हैं क्या? हाँ, 40 30 70 80 90 और 95 और ये 35 तो फिर होंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है. बी सी डी कर सकते हैं, और चाहें तो बी सी और ई भी कर सकते हैं. 40 और 25 हो गए 75 और 35 हो गए 80 और 110. ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है. फिर सी प्लस डी प्लस ई ऐसा कर सकते हैं क्या? 30 30 60 और 70 80 और 90. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं. सी डी और ई भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये अपने पास इतने सारे ऑप्शन हैं. सारों के पॉजिटिव एनपीवी है जो टोटल कर देंगे, जहाँ ज़्यादा होगी वो सेलेक्ट कर देंगे. ठीक है, ये यहाँ पर बता ही रखा है इसने कैसा. ई बी सी और ये इसने अलग अलग बताए. इन्वेस्टमेंट 100 105. ठीक है, वो उस तरीके से अपने सारे प्रोजेक्ट के जो है ये कॉम्बिनेशन इन सारों के एनपीवी टोटल कर देंगे. जिसकी हाईएस्ट होगी उसको हम क्या कर देंगे? सेलेक्ट कर देंगे. फिर उसके बाद में इलस्ट्रेशन 14 है. RPLC is considering modernization of production facility and has 2 proposals under consideration. The expected cash flow associated with these projects and their NPV as per discounting rate of 12% and IRR is as follows: 40 lakh, 20 lakh, 1 2 3. ये इनका इन्फ्लो है. ठीक है, 12 लाख और ये. अच्छा, ये हो गया इनका
अनइक्वल लाइफ का। तो अनइक्वल लाइफ के अंदर उन्होंने एनपीवी कैलकुलेट करके दिए, तो क्या करेंगे, इक्वलाइज एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो अगर प्रोजेक्ट ए की बात करें तो प्रोजेक्ट ए की एनपीवी कितनी आ रही है भाई, इसने कैलकुलेट करके दिया है 649,094 डिवाइड बाय 12% के हिसाब से 6 साल का है, तो 6 साल के प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कीजिए 12% के हिसाब से। 1.12 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 जीटी कितना आ रहा है 4.11 4.11। तो ये कितना हो जाएगा 649,094 डिवाइडेड बाय 4.11, तो ये हो गया 157,930। प्रोजेक्ट बी का कितना हो जाएगा, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कितनी 515,488 डिवाइडेड बाय उसके क्या कर देंगे, कितना साल का है 12%, 3 साल का है, तो 1.12 डिवाइड 1 1 2 3 3 साल का हो गया 2.40। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 2.40। भाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप क्लास वापस देख लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 515,488 डिवाइडेड बाय 2.40, ये आ रही है 214,786। तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, प्रोजेक्ट बी, क्योंकि उसका एनुअलाइज इक्वल कैश फ्लो ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है। तो समझाने के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन बताए, लेकिन अपने को काम कौन से लेना है, पहले से ही लेना है। अब ये जो है 15 जो क्वेश्चन है और 16 जो क्वेश्चन है वो दोनों टाइम पास क्वेश्चन है। बस इसके अंदर एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम आएगी वो किस में आएगी, ARR में। अल्फा कंपनी लिमिटेड कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें 10,000 का आउटफ्लो और इसके अंदर वापस फर्स्ट ईयर के अंदर इनफ्लो जो है 10,000 का। बी में 10,000 का आउटफ्लो और सेकंड ईयर के अंदर 7,500 और 7,500 थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर 75, सेकंड के अंदर 7,500। सी में 0 ईयर में 10,000 जाएंगे, फिर पहले में 2,000, फिर 4,000 और फिर 12,000। तो यहाँ ARR जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी लेस किया नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये उन्होंने सीधा कैश फ्लो दिया है कि 10,000 गए और 10,000 आए, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब टोटल इसमें से 10,000 गए और 10,000 आए, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0। इसमें टोटल आए कितने 7500 और 7500 15,000 और गए कितने 10,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना 5,000। 2,000 4,000 6,000 6 और 12 18 18,000 गए आए और 10,000 गए, मतलब कि 8,000 का प्रॉफिट। 10 3 13 13 और 3 16 16 गए 16 आए और 10 गए, मतलब 6,000 का टोटल प्रॉफिट। फिर आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। इसका तो 0 का तो 0 ही जाएगा। 5,000 है 2 साल के अंदर है, तो हर साल का कितना 2,500। इसका कितना है 8,000 है 3 साल में, तो हर साल का कितना आ जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 3 26,667 2667 और 6,000 है 3 साल का है, तो हर साल का कितना हो जाएगा 2,000। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना 10। ये इस तरीके से आप आगे कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 है, वापस कुछ भी है नहीं, तो 10,000 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 10,000 डिवाइड बाई 2 सब में वही है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी तो पे बैक आपको पता है 10,000 गए तो 10,000 वापस आए तब तक, तो इसका तो पे बैक पीरियड 1 ईयर है। इसका 10,000 गए पहले साल तक 7,500, दूसरे साल में 7,500, जबकि दूसरे साल में चाहिए कितना सिर्फ 2,500। तो 7,500 पूरे साल में, तो 2,500 1/3 में, तो 1 ईयर एंड 1/3 ईयर, 1 + 1/3 ईयर, इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें ये भी आपका टाइम पास क्वेश्चन है। और इलस्ट्रेशन 6 जो है ये भी आपका टाइम पास ही है। एनपीवी और IRR अगर आपके पास टाइम हो तो आप ऐसा इनके IRR वगैरह कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखे हैं, तो ARR के वक्त आपको ध्यान रखना है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से पहले क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट है जो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। टोटल प्रॉफिट कब कैलकुलेट करना होगा, जब डेप्रिसिएशन लेस नहीं हो रखा। अगर डेप्रिसिएशन उन्होंने लेस किया हुआ है
तब फिर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने सिंपल कैश फ्लो दिया तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट और सिर्फ कैश जो इनफ्लो वो दे रखा है, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए तो आपको क्या करना होगा, टोटल जितना कैश इनफ्लो उसमें से इन्वेस्टमेंट हटा दीजिए, बाकी का जो बचेगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीछे की साइड में वो भी मुझे करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन थोड़े अलग हैं। पहला क्वेश्चन आइए, लुकवुड लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विथ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। 2 मॉडल ए एंड बी आर अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट ऑफ 5 लाख ईच। वो कह रहा है कि पुरानी मशीन है उसे रिप्लेस करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मशीन ए लाए या मशीन बी लाए। अगर ए लाते हैं तो भी 5 लाख लगेंगे, बी लाते हैं तो भी 5 लाख लगेंगे। ठीक है, तो चाहे ए लाओ चाहे बी लाओ, 0 ईयर के अंदर माइनस -5 लाख तो होनी है। ठीक है, साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज 1 लाख। पुरानी वाली मशीन उसको सेल करेंगे, उससे 1 लाख मिल जाएगा। पुरानी वाली मशीन जैसे ही नहीं ले, क्या होगा, ए लाओ चाहे बी लाओ, आपको पुरानी वाली तो बेचनी है, तो 1 लाख वहाँ से मिल जाए। द यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज इन इफ द कंपनी परचेज ए। अगर कंपनी ए को परचेज कर दिए तो उसकी पुरानी वाली मशीन की जो यूटिलिटी वो यहाँ ए में यूज हो जाएगी। और एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी टू बी परचेज इन दैट केस आर 1 लाख। लेकिन 1 लाख की यूटिलिटी आपको और खरीदनी होगी, मतलब कि 1 लाख का आपको क्या होगा और आउटफ्लो होगा। इफ द कंपनी परचेज बी देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटी विल हैव टू बी रिप्लेस विद द न्यू यूटिलिटी कॉस्टिंग ₹2 लाख। लेकिन अगर बी खरीदते हैं तो उस केस के अंदर पुरानी वाली सारी यूटिलिटी हमारे लिए बेकार हो जाएगी और सारों बी के लिए पूरी नई खरीदनी पड़ेगी, जिसमें कॉस्ट लगेगी 2 लाख। द साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटी विल बी 0.2 लाख। और जो पुरानी वाली यूटिलिटी है उसको सेल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.2 लाख। द अर्निंग, तो यहाँ पर अगर इन ये वाले करते हैं, मशीन ए खरीदते हैं तो आपका नेट 0 ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर बी खरीदते हैं तो कितना होगा, 5 + 2 - 1.2, यहाँ कितना होगा, 5.8 लाख। ठीक, फिर ये ईयर 1 और 2 वगैरह इस तरीके से दे रखा है, साल्वेज वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, 0 में यहाँ कितना है, 5 लाख, और यहाँ कितना, 5,80,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इससे आगे आपको कहीं पर भी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अपन ने उसको कैश फ्लो के फॉर्मेट लिख दिया। सेकेंड, हिंद लीवर कंपनी इज considering for new product line for supplement its range product. It anticipates that the new product line will involve cash investment of ₹7 lakh at time 0 and 10 lakh at year 1. After tax cash inflow is 2,50,000 are expected in year 2, 3 lakh in year 3, 3,50,000 in year 4, 4 lakh in each year after throughout the year 10. Although the product line might have वाइबल आफ्टर ईयर 10, वो कह रहा है कि हो सकता है कि प्रोजेक्ट जो है वो 10वें साल के बाद भी चलें। द कंपनी प्रीफर टू बी कंजर्वेटिव एट द एंड ऑल द कैलकुलेशन एट दैट टाइम। लेकिन कंपनी है जो क्या करना चाहती है, 10वें साल पे ख़त्म करना चाहती है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको आगे ले लेता हूँ, हो सकता है कैमरा काम करना बंद कर दे गर्मी की वजह से। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15% कंप्यूट NPV। तो वैसे ये सेकंड वाला दीजिए, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा खास। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वो कह रहा है कि 0 ईयर के अंदर कितना जाएगा, 7 लाख। फिर यहाँ पर कितना जाएगा, 10 लाख। और फिर 2,50,000 सेकेंड ईयर के एंड पे आएगा, 3 लाख थर्ड ईयर के एंड पे आएगा, 3,50,000 फोर्थ ईयर के एंड पे आएगा,
और फिर उसके बाद में हर साल 4-4 लाख आएगा। 5वें साल का 4 लाख, 6ठे साल का 4 लाख, 7वें का 4 लाख, 8th का 4 लाख, 9th का 4 लाख और 10th का 4 लाख। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बाकी तो सारा वैसे आपको इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि 5th से लेकर 10th तक अमाउंट है जो इक्वल है, तो उसकी परसेंट वैल्यू हम आसानी से साथ में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1.15 है तो 1.15 डिवाइड, ठीक है, 4 लाख, 1 2 3 4, 4 तो हटाना है, क्योंकि पहले साल का अंदर है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है नहीं, चौथे के अंदर है नहीं, 5वें में 5 लाख है तो 5वें की परसेंट वैल्यू, 6ठे की परसेंट वैल्यू, 7वें की, 8वें की, 9वें की और 10वें की। तो ये टोटल आ गई MRC किया तो 860,516। तो ये क्या है, 5वें से लेकर 10वें साल तक जो 4-4 लाख मिलते हैं उनकी परसेंट वैल्यू। ठीक है, और अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या करोगे, 4 लाख डिवाइड 1.1 इक्वल टू 4 बार तो करके उसको क्या कर दो, छोड़ दोगे, क्योंकि ना पहले साल के 4 लाख की परसेंट वैल्यू करनी है, ना दूसरे की, ना तीसरे की, ना चौथे की। ठीक है, लेकिन 5वीं बार जब इक्वल टू करोगे उसके साथ M प्लस, छठा M प्लस, 7वां M प्लस, फिर इक्वल टू 8 इक्वल टू M प्लस, इक्वल टू M प्लस और फिर इक्वल टू M प्लस और फिर MRC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। Elite Cooker Company is evaluating the 3 investment situation: produce a new line of aluminum scale, expand its existing cooker line to include several new sizes, develop a new higher quality line of cooker. If only the project in question is undertaken, the expected present value and amount of investment required are as follow। वो कह रहा है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो नया कुकर बनाए, या फिर पुराने वाले में एडजस्ट करें, या एक नई लाइन करें, इस तरीके से। वो कह रहा है अगर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मतलब हम न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्केल बनाते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 2 लाख और प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 2,90,000। सेकंड वाला अगर एग्जिस्टिंग कुकर लाइन को एक्सपांड करते हैं तो 1.15 लगेंगे। ठीक है, और 1.85 की प्रेजेंट वैल्यू। और थर्ड अगर 2.70 का करते हैं तो 2.70 तो लगेंगे, और उसके अलावा हायर क्वालिटी ऑफ कुकर मिलेंगे अपने को 4 लाख रुपए के। ठीक है, और मतलब NPV जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो जो है हमें कितने मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा लिखा है ए प्रोजेक्ट 1 and 2 आर जॉइंटली अंडरटेकन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब एक को अगर सेलेक्ट करोगे दूसरे को रिजेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड को अगर दोनों को साथ में करते हो तो उस केस के अंदर देयर विल बी नो इकोनॉमी, कोई भी बचत होगी नहीं। द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू विल सिंपली बी सम ऑफ द पार्ट्स। तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा दोनों का, सिंपली टोटल, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ए का 2 लाख है और बी का 1,15,000, तो ये कितना हो गया, 3,15,000। ठीक है, और कैश फ्लो भी क्या है कि सिंपली टोटल ही होंगे, मतलब कि 290 इसका और 185 इसका, तो ये कितना हो गया, 2,90,000 प्लस 1,85,000, 475। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, विद द प्रोजेक्ट 1 and 3, अगर प्रोजेक्ट 1 और 3 को लेते हैं, इकोनॉमी आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन द बोथ प्रोडक्शन प्रोसेस। वो कह रहा है अगर प्रोजेक्ट 1 और 3 को साथ में ले लेते हैं, अगर प्रोजेक्ट 1 को भी ले लेते हैं और प्रोजेक्ट 3 को भी साथ में ले लेते हैं, तो वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ बचत हो जाएगी, और वो क्या होगी, द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट 1 and 3 कंबाइंड विल बी 4,40,000। 1 और 3 के मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, 4,40,000 ये लगेगा। उसके अलावा उसमें जो रेवेन्यू है उसके अंदर कुछ भी है नहीं, तो 1 and 3 से टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 290 और 4 लाख, 290 प्लस 4 लाख, तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6,90,000। अब उसके बाद में क्या कहा, इफ प्रोजेक्ट
2 and 3 are undertaken, there are economy to be achieved in marketing and producing the product but not in investment। वो कह रहा है लेकिन अगर 2 और 3 को प्रोजेक्ट नंबर अगर 2 और 3 को साथ में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्केटिंग और उसमें लगेगा। उस वजह से द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट 2 and 3 6,20,000। तो इन्वेस्टमेंट कितना लगता है 2 और 3 में अगर करें तो 2 का गया 1,15,000 और 3 का गया 2,70,000। तो कितना हो जाएगा 1,15,000 प्लस 2,70,000 85 3,85,000। और वो कह रहा है उसमें कैश इनफ्लो कितना होगा 6,20,000। इसके अलावा कहा है इफ ऑल द 3 प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन। देखो इकोनॉमी कहाँ थी, यहाँ कॉस्ट में थी और यहाँ कैश फ्लो में थी। वो कह रहा है अगर सारे प्रोजेक्ट साथ में लिए जाए द इकोनॉमी नोटेड विल स्टिल होल्ड। तो जो इकोनॉमी पहले बात की थी वो सारी की सारी अभी भी कंटिन्यू करेगी। मतलब अगर 1, 2 और 3 साथ में करते हैं तो 1 और 3 में इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाता है टोटल मिला के 4,40,000। 1 और 3 का इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाता है 4,40 का। और दूसरे को एक अलग से उसका इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,15,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 4,40,000 प्लस 1,15,000 कितने 555,000। समझ पा रहे हो बात। इकोनॉमी वो कह रहा है जो पुरानी है वो सारी सारी कंटिन्यू करेगी। मतलब 1, 2 और 3 को लेंगे तो 1 और 3 का दोनों को मिला के इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है 4,40 हो जाएगी, इकोनॉमी मिल जाएगी उस वजह से, ठीक है। तो 1 और 3 4,40 में और 2 के 1,15 और करने पड़ेंगे इन्वेस्ट। और यहाँ इनफ्लो के अंदर किसमें 2 और 3 में इकोनॉमी है तो 2 और 3 से कितना मिल जाएगा 6,20,000 मिल जाएगा। और 1 वाले का अलग से कितना 290 और मिलेगा। ये कितना हो गया 6,20,000 प्लस 2,90,000 कितना हो गया 9,10,000 9,10,000। However, a 125 expansion on the plant will be necessary as a special available for all 3 project। लेकिन वो कह रहा है अगर तीनों साथ में लेंगे तो 1,25,000 रुपये आपको और एडिशनली खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। तो अगर तीनों साथ में लेंगे तो कितना हो जाएगा 555,000 प्लस 1,25,000 का खर्चा और हो जाएगा। मतलब कितना खर्चा होगा टोटल आपका मिला के 6,80,000 कितना होगा 6,80,000। 6,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और 9,10,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि क्या सेलेक्ट करें। तो देखो अगर सिर्फ ये सेलेक्ट करोगे तो 2 लाख जाएंगे 290 आएंगे। मतलब कि कितना पैसा मिलेगा एनपीवी कितनी मिलेगी 90। नेट कैश इनफ्लो कितना मिलेगा 90। दूसरा अगर करते हैं सिर्फ तो 1,85 मिलेंगे और 1,15 इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो मतलब कितने मिलेंगे 70,000। और अगर प्रोजेक्ट 3 करते हैं तो 4 लाख मिलेंगे और 270 चले जाएंगे। मतलब कितना 1,30,000, ठीक है। 1 और 2 करते हैं तो 475 मिलेंगे। ओ सॉरी आवाज़ में इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई होगी। अगर आई है तो कह ले वो स्पीकर यूज़ कर लीजिएगा, ईयरफोन यूज़ कर लीजिएगा। सॉरी बहुत सॉरी भाई, गलती हो गई, ठीक है, मैं लगाना भूल गया। 4,75,000 माइनस 3,15,000 कितना है 1,60,000। यहाँ कितना है 6,90,000 माइनस 4,40,000 कितना 250। और 2 और 3 से 6,20,000 माइनस 3,85,000 235,000। और 1, 2 और 3 करते हैं तो 9,10,000 मिलेंगे और 6,80,000 का खर्चा होगा 2,30,000।
तो हमें क्या करना चाहिए, 1 एंड 3 को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 एंड 3 को सेलेक्ट करना चाहिए। ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो एक बार पढ़ोगे आप और तो अच्छे समझ आ जाएगा। फोर्थ जो है वो सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग ए न्यू मशीन विच वुड हैव ए यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर, ए कॉस्ट ऑफ 1,25,000 एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000 विद द 80% ऑफ कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 1,25,000 की है, 1,25,000 का 80% तो 0 ईयर में लगेगा, मतलब पहले 1,25,000 का 80%, मतलब कि 0 ईयर में जाएंगे 1 लाख और फर्स्ट ईयर के एंड पे जाएंगे 25,000। ठीक है, यहाँ पर 0 का मतलब आज की डेट और 1 मतलब फर्स्ट ईयर का एंड। ठीक है, द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट पर एनम of a new product with the estimated selling price of 3 per unit. Direct cost would be 1.75 per unit and annual fixed cost including depreciation calculated on straight line basis would be 40,000 per annum. अब यहाँ समझिएगा, वो कह रहा है कि द मशीन विल, एक मशीन जो है वो हर साल कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगी, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी और एक यूनिट जो है वो कितने पे सेल होगी, 3 रुपये पे सेल होगी और 1.75 रुपये उसकी कॉस्ट लग जाएगी। तो 3 माइनस 1.75 कितना हो गया, 1.25 इंटू 50,000, कितना कैश फ्लो कितना होगा, इनफ्लो वाला अलग से लिख देते हैं, 1 2 3 62,500, ये हो रहा है 50,000 इंटू 1.25 62,500। 5 साल है तो 1 2 3 4 और 5, 62,500 62,500 62,500 और 62,500। ठीक है, इसमें से क्या किया है, फिक्स कॉस्ट लेस किया है, कितना 40,000, कितना 40,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन भी साथ में, तो डेप्रिसिएशन भी वैसे भी एक बार तो लेस करना ही है, तो 40,000 लेस किया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, टैक्स लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्स की कोई रेट दे नहीं रखी। ठीक है, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन अबोव इनका डेट 10,000 एंड 15,000। पहले साल में 10,000 का सेल्स एक्सपेंडिचर होगा और दूसरे साल में 15,000 का होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन की रेट है जो दे नहीं रखी है, तो अब टैक्स की रेट है जो दे नहीं रखी है, तो टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। अब टैक्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना है, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5, हर साल कितना 25,000 का डेप्रिसिएशन, तो वापस क्या कर देंगे 25,000 ऐड कर देंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर यूँ देखे तो कितना है 62,500 माइनस 40,000 माइनस 10,000 प्लस 25,000, तो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है 37,500। ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो छोड़ के सेकेंड ईयर में 62,500 माइनस 40,000 माइनस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000, डेप्रिसिएशन वापस हर साल ऐड कर दें 25,000। ठीक है, देख लीजिए 62,500 माइनस 40,000 माइनस 15,000 प्लस 25,000, 32,500। 62,500 माइनस 40,000 प्लस 25,000, 47,500। 22,500 प्लस 25,000, 47,500। ठीक है, और 47,500। ठीक है, अब अगर नेट करना है तो 0 1 0 के अंदर कितना है माइनस का 1 लेके, और यहाँ कितना है माइनस का 25,000, तो ये नेट करके भी लिख सकते हो। माइनस के 25,000 और 0 ईयर के अंदर तो गए हैं 1 लाख। ठीक है, और यहाँ कितना है फर्स्ट ईयर के अंदर 37,500 आएंगे और 25,000 जाएंगे, तो कितना 12,500
नहीं, फिर 32,500, फिर 47,500, फिर 47,500 और इनके प्रेजेंट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ क्या कर दीजिएगा। 41,500 क्यों आ रही है भाई? डेप्रिसिएशन कितना है? ओ सॉरी, साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू मैंने पढ़ा ही नहीं क्या। स्क्रैप वैल्यू है 30,000, सॉरी, तो डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगा। तो 5th ईयर के एंड पे साल्वेज वैल्यू और आएगी 30,000 की साल्वेज वैल्यू, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 5, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 19,000 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये 19,000 इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बात ख़त्म कर दो आप। पुरानी आरटीपी, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 5 अटैम्प्ट के तो कीजिएगा ही कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो आगे भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।